मेरे दादा ससुर थे, वो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते थे। उनका कहना था कि अगर तुम्हारा पति नहीं कमा रहा है तो तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ सो। दूसरी बार जब मैं प्रेग्नेंट हुई, मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी कि मैं चल नहीं पाती थी। डिलीवरी के समय भी मेरे साथ सेक्स की करता था डिमांड। अगर मैं उसके साथ नहीं सोती थी तो वो मुझे ज़बरदस्ती करता था, मेरे कपड़े-वपड़े फाड़ देना, मेरे साथ ज़बरदस्ती करना। इसका कहना था कि औरत पैरों की धूल होती है, इसलिए वो पैरों में ही सही लगती है। मुझे बाद में सुनाई में आया था कि मुझे 1000 रुपए के लिए वो सिर्फ बेच दिया था। नमस्कार, मेरा नाम ममता है, मैं बिहार से बिलॉन्ग करती हूँ। मेरी एज 25 है, मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी शादी मेरे मम्मी-पापा ने अरेंज मैरिज की थी। मैं तभी ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं थी, 8th पास किया था मैंने और मेरी एज तभी 14 इयर्स थी। जब मेरी 15 इयर्स हो गई 1 महीने बाद, तभी मेरी शादी कर दी गई थी। मम्मी-पापा ने अरेंज मैरिज की थी बिहार में। उसके बाद हम गुजरात गए। गुजरात में हम 5-6 महीने रहे। 5-6 महीने के बाद उसके बाद मेरी दादी सास की डेथ हो गई थी। उसके बाद मेरे सास-ससुर ने कहा कि मैं वहीं चली जाऊँ गाँव में, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट है, बिहार में पड़ता है। तो वहाँ पे गई, वहाँ का माहौल और वहाँ का जगह बहुत ही अलग था। मुझे वहाँ का माहौल अच्छा नहीं लगता था और धीरे-धीरे मेरे हस्बैंड जो है वहाँ पे ड्रिंक करने लग गए थे। किशनगंज डिस्ट्रिक्ट है, गाँव दिगल बैंक पड़ता है, वहाँ पे उन्होंने बिज़नेस शुरू किया था, ट्रैक्टर लिया था। उसमें कमाई अच्छी होती थी लेकिन जितनी भी कमाई होती थी, वो मतलब दूसरे लड़कियों से फँस गया था वहाँ पे। खेती भी थी, अपनी खेती भी करता था, लेकिन सारी कमाई उनको ही देता था और सारे पीने में ही उड़ाता था। घर में कुछ भी नहीं देता था क्योंकि घर का खर्चा भी नहीं चलता था। दादा ससुर थे, वो चलाते थे, लेकिन वो भी धीरे-धीरे बोलने लग गए थे कि कमा रहा है लेकिन तुम्हें घर में खर्चा नहीं दे रहा है, मैं इतना नहीं चला पाऊँगा। फिर भी वो जितना होता था वो चलाते थे। उसके बाद फिर धीरे-धीरे ऐसा बढ़ता ही गया। उसके बाद मैंने अपने मम्मी-पापा को भी बताई, मम्मी-पापा ने भी कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि धीरे-धीरे सही हो जाएगा। मेरी बेटी हुई थी जब मैं प्रेग्नेंट थी, तब मैं सुसाइड करने की सोच रही थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा था, मारपीट भी हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करके आना, हमारा ख़्याल नहीं रखना। मैं तभी प्रेग्नेंट थी, मुझे डॉक्टर के भी पास लेके नहीं जाते थे और मुझे बहुत ज़्यादा मारते-पीटते भी थे। लोगों के भी सामने मुझे मारते थे कि ये भी नहीं देखते थे कि लोग हैं यहाँ पे या लोग क्या कहेंगे या कहीं पे भी मारना शुरू करते थे। लोगों के बीच में भी, वो भी लोग मुझे कहते थे कि तुम कैसे लोगों के साथ रह रहे हो? तुम्हारे मम्मी-पापा ने कैसे लोगों के साथ शादी की है? तुम दिल्ली की रहने वाली हो। एक्चुअली क्या है कि मैं भले ही बिहार की हूँ, लेकिन हमारी परवरिश दिल्ली में हुई है। मम्मी-पापा की जब शादी हुई थी, वो दिल्ली में ही रहते थे। तो हमारी परवरिश वहीं पे हुई है, लेकिन शादी बिहार में हुई थी। उसकी वजह से वहाँ के लोग काफ़ी बोलते थे कि तुम दिल्ली की रहने वाली हो और इतना कुछ सह रही हो। ये मैंने अपनी मम्मी-पापा को बताई, उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर उसके बाद मेरी बेटी हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि धीरे-धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मेरे दादा ससुर थे, वो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते थे। उनका कहना था कि अगर तुम्हारा पति नहीं कमा रहा है, तो तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ सो, मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी करूँगा। ये मैंने अपने पति को भी सारी बात बताई थी, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कहता। मेरे पति का कहना था कि वो अपनी बेटी के साथ भी ऐसा करते थे, इसलिए तुम सही से रहो। धीरे-धीरे ऐसे ही बढ़ता गया। दादा ससुर भी ज़्यादा ही टॉर्चर करते थे, मेरे हस्बैंड भी ज़्यादा ही। वो ड्रिंक करके बहुत ही ज़्यादा मार-पीट। दूसरी बार जब मैं प्रेग्नेंट हुई, मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी कि मैं चल नहीं पाती थी। चलना-फिरना, खड़ी भी नहीं हो पाती थी अपने पैरों पे। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लग गई थी, मैं खाना बना नहीं पाती थी, फिर भी टॉर्चर करते थे कि खाना नहीं बनाती हो, काम नहीं करती हो। और प्रेगनेंसी के समय पे तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है कि हमारे बॉडी में बहुत चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद बहुत ही करने लग गए थे। मेरे पापा आए थे, मेरी बहन आई थी वहाँ पे, तो उन्होंने मेरी हालत देखी थी। मेरी ननद भी आई थी तभी, उन्होंने भी मेरी हालत देखी थी। उन्होंने कहा था कि आप अपने मायके चले जाओ, वहाँ पे आप सही से रह पाओगे। तो मेरे मम्मी-पापा ने फिर कुछ नहीं कहा। जब मेरी बहन आई थी तो उसने अपनी जिद पे मुझे मायके ले आई थी।
क्योंकि मुझे मायके भी आने नहीं दिया जाता था, मैं ससुराल में रहती थी। वहाँ पे घर से कभी बाहर नहीं जाना, ना मायके में कभी मैं बाहर गई। मायके में भी बाहर नहीं गई, मैंने बाहर की दुनिया ज़्यादा देखी ही नहीं थी, इसलिए मुझे उतना नॉलेज भी नहीं था। और तभी वो लोग जैसा कहते थे मैं वैसे ही करती थी। मैं कभी मायके नहीं आई, 4 साल के बाद फिर मेरी बहन लेके आई, जब मेरी दूसरी डिलीवरी थी। दूसरी डिलीवरी मेरे मायके हुई थी, लेकिन मायके में भी आकर के वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मारता-पीटता था। डिलीवरी के समय भी मेरे साथ सेक्स की करता था डिमांड, और तभी मैं बहुत ही ज़्यादा वीक थी और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अगर मैं उसके साथ नहीं सोती थी तो वो मुझे ज़बरदस्ती करता था, मेरे कपड़े-वपड़े फाड़ देना, मेरे साथ ज़बरदस्ती करना, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा खराब लगता था। अपनी मम्मी-पापा को बताया था, लेकिन वो कुछ नहीं करते थे। और ये इसका कहना था कि औरत पैरों की धूल होती है, पैरों की धूल के बराबर होती है, इसलिए वो पैरों में ही सही लगती है। वो भी कुछ नहीं। अपने सास-ससुर को भी बताया, सास-ससुर साथ में नहीं रहते थे। उनका कहना था कि तुम सही रहो तो सब सही है। वो अपने बेटे की गलती कभी नहीं देखते थे। उसके बाद मैंने उनको कई बार बताया, फिर भी उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। मैंने उनसे कहा भी कि अगर मैं छोड़ के चली जाऊँगी तो फिर मैं वापस नहीं आऊँगी। उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा। मेरे को मायके तो वैसे आने ही नहीं दिया जाता था। जब मैं 4 साल के बाद आई, वहाँ पे 7-8 महीने रही, जब तक डिलीवरी नहीं हुई मेरी। उसके बाद वो वहाँ पे भी मेरे साथ मारपीट किया, लेकिन मेरे मम्मी-पापा ने फिर भी मुझे ज़बरदस्ती वहाँ पे भेज दिया दोबारा, कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। वो भी पैर हाथ जोड़ के लेके गया। लेकिन फिर भी मेरे मम्मी-पापा ने भेजा, उसके बाद मैं वहाँ गई, वहाँ पे दोबारा मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था। और ज़्यादा मारपीट, ड्रिंक करके बाहर ही रहना, घर में लोगों को लेके आना, बहुत ही ज़्यादा। ऐसे तो धीरे-धीरे मेरे दादा-ससुर की बाद में डेथ हो गई थी, उसके बाद तो और ज़्यादा बढ़ गया था। बहुत ही ज़्यादा लोगों को घर में लेके आता, रात भर ड्रिंक करते, खाते-पीते, और मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लगता था। तभी एक था लड़का, वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी बीच में दरवाज़ा था तो मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया था, तो इसलिए उस दिन मैं बच गई थी। ऐसा मेरे साथ पहले भी हुआ है, उसके बाद भी होता रहा। जब मुझे बाद में सुनाई में आया था कि मुझे ₹1000 के लिए वो सिर्फ़ बेच दिया था। लेकिन मैं वहाँ पे बच गई थी, क्योंकि जब एक लड़का आया था मेरे पास, तो तभी मुझे वो छू रहा था, तो मैंने उसको मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं सबको बताऊँगी। दिन की बात थी, इसलिए वो चला गया, उसके बाद दोबारा नहीं आया। उसके बाद फिर ऐसा उसके बाद मम्मी-पापा को भी मैंने काफ़ी बताया कि ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। उनका कहना था कि धीरे-धीरे सुधर जाएगा। उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया मुझे इस चीज़ों को लेकर के। लोग भी काफ़ी कह रहे थे, अगर तुम इतनी बुरी तरीके से मारता था कि दीवार में सर पटक देता था, गले दबा देता था, और बहुत ही ज़्यादा लोगों को भी दिखाई देता था। वो कहते भी थे कि तुम अपने मायके चले जाओ अपनी मम्मी-पापा को बुला के, लेकिन मम्मी-पापा भी कोई सपोर्ट नहीं था। मैं एक घटना बताती हूँ। मेरे साथ उस दिन बहुत ही ज़्यादा मारपीट, ड्रिंक करके बहुत ही ज़्यादा मारता था। मुझे उस दिन मारा था। उसकी बहन भी आई थी उस दिन। उसने अपनी बहन को भी मारा था, घर से निकाल दिया था। उसको मारने-पीटने के बाद, घर से निकालने के बाद मुझे भी मार-पीट के घर से निकाला था, और बहुत ही ज़्यादा हैवानियत की तरह मारता था। और मुझे रोज़ ही, आज की बात नहीं है, मुझे रोज़ ही वहाँ पे डर लगता था। मैं बहुत डरी-डरी रहती थी, मैं सही से सो भी नहीं पाती थी रात को, क्योंकि वो लोगों को घर में लेके आता था, मुझे डर लगता था कहीं वो हमारे साथ कुछ कर ना दे। एक बार ऐसे ही हुआ था, एक लड़का आया था मेरे बिस्तर के पास बैठ गया था, मैं सोई हुई थी। तो वो बैठा रहा, अचानक से मेरी आँख खुल गई। आँख खुलने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा, क्योंकि मेरे आस-पास कोई नहीं था और घर में भी कोई नहीं था। घर में हम सिर्फ़ 2 ही लोग रहते थे। उसके बाद वो बैठा रहा, वो गया ही नहीं। मैंने कितनी बार बोला जाने के लिए, वो गया ही नहीं। मैंने इसके पापा को भी कॉल किया था, मैंने अपने हस्बैंड को, तो वो भी नहीं आ रहा था, और डर इतना ज़्यादा लग रहा था। उसके बाद वो आया वहाँ पे और मुझे उल्टा सुनाने लग गया कि तू बुलाई होगी इसलिए आया है, तू इसके साथ रहती है, सोती है, इसलिए ये आया होगा। उल्टा मुझे बहुत ही ज़्यादा मारपीट की। उसके बाद भी जिस दिन वो अपनी बहन को मार-पीट के घर से निकाला, मुझे भी उस दिन इतना ज़्यादा मारा-पीटा कि
मेरे ब्लीडिंग भी आने लग गई थी, सर भी फूट गया था मेरा और बच्चे भी इतना डर रहे थे क्योंकि उसके सामने ही मारता-पीटता था और बच्चों को भी मारता था ड्रिंक करके। बच्चों को भी गाली देना, मारना, छोटी-छोटी चीज़ों पे भी, क्योंकि वो सारे पैसे तो उड़ा देता था। बच्चे अगर चीज़ माँगते थे उसके लिए भी वो मारता था। उसके बाद मुझे घर से निकाल दिया, मैं दिन भर बाहर रही, बच्चों को मेरे पास आने नहीं दिया, बच्चे बच्चों को अंदर ही रख लिया। मैं वहाँ से भाग भी नहीं सकती थी क्योंकि अपने बच्चों के बिना मैं रह नहीं सकती। उसके बाद मेरी मम्मी भी आई कुछ दिन के बाद वहाँ पे, मेरे नाना की डेथ हुई थी तो मम्मी आई थी वहाँ पे। मम्मी मेरे घर आई थी। मम्मी ने भी देखा कि वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करके और लोगों को गाली देता है, कपड़े फटे हुए। वो रोने लग गई। वो कही कि मैं यहाँ पे नहीं रह पाऊँगी। वो दिन भर खाना नहीं खाई। उसने बस मुझे एक ही रट लगाया कि मुझे पहुँचा दो, मुझे पहुँचा दे। उसके बाद मैंने अपनी मम्मी को कहा कि तुम यहाँ पे एक दिन नहीं रह पाई और मैं सोचो कि इतने सालों से रह रही हूँ और इतने सालों से झेल रही हूँ, मुझे क्या बीत रही होगी मुझ पे। मेरी मम्मी को मैंने अगले दिन ही पहुँचा दिया था। उसके बाद मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी, मैं ज़हर खा के मर जाऊँगी, चाहे सुसाइड कर लूँ, कुछ भी कर लूँगी लेकिन मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी। क्योंकि पहले भी मैंने ऐसा सोचा था लेकिन मैं ये सोचती थी कि धीरे-धीरे सुधर जाएगा या अगर मैं ज़हर खा के मर गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे बच्चे मेरे बिना रहते नहीं हैं क्योंकि उनको मेरे अलावा कोई देखभाल करने वाला नहीं है, इसी वजह से। उसके बाद मैंने मम्मी को बहुत ही ज़्यादा फ़ोर्स किया कि मुझे मुझे भी अपने साथ लेके चलो दिल्ली। बहुत ही ज़्यादा मैंने फ़ोर्स किया, उसके बाद ही मम्मी ने पापा को बताया। पापा मना कर रहे थे, कह रहे थे कि हम नहीं लाएँगे क्योंकि वो अब ससुराल की है, वो मरे चाहे जिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पापा ने मेरे मुँह पे ये तक कहा था और उनका कहना था कि बेटी एक बार चली जाती है तो वापस उसकी अर्थी ही आती है। मैंने पापा को कुछ नहीं कहा, मम्मी को ही ज़्यादा फ़ोर्स किया क्योंकि माँ है तो दर्द समझेगी बेटी का। मम्मी फिर पापा को ज़्यादा ही फ़ोर्स करी कि मैं नहीं आऊँगी जब तक ये नहीं आएगी। पापा ने टिकट बनवाया फिर मैं उसके साथ मम्मी के साथ दिल्ली आई। दिल्ली आने के बाद कुछ दिन तक तो मैं सही रही लेकिन मम्मी-पापा दोबारा कह रहे थे कि वापस चले जाओ, क्योंकि हम यहाँ पे ज़्यादा दिन रख नहीं पाएँगे और समाज में हमारी बदनामी होगी कि बेटी को अपने घर रखा हुआ है। दूसरी बेटी भी है शादी करने के लिए, मेरी छोटी बहन भी है जो अभी शादी नहीं हुई है। तो उसके डर से मुझे दोबारा भेजने चाह रहे थे। तो मेरी बहन मेरा सपोर्ट कर रही थी क्योंकि वो आश्रम में रहती थी, स्वीट होम अनाथालय में। उसने फिर मुझे वहाँ पे बुलाया, मैं वहाँ पे आई, तो वहाँ पे रहने लग गई। वहाँ पे सब कुछ सही है, खाना-पीना, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई भी हो रही है। मैं भी वहाँ पे पढ़ाई कर रही हूँ क्योंकि जब 8th में थी तभी शादी कर दी गई थी, 8th पास हुई थी। 9th में गई थी तभी शादी हो गई थी। उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी पढ़ाई शुरू की हूँ, 10th ओपन से कर रही हूँ, प्लस कंप्यूटर भी सीख रही हूँ, स्टिचिंग भी सीख रही हूँ। मैं अपने बच्चों को अच्छी लाइफ देना चाहती हूँ, ताकि वो पढ़ लिख के कुछ बन सके। जो वहाँ पे नहीं था पॉसिबल वो यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू ही रखना चाहती हूँ आगे फ्यूचर तक, कि मैं भी अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ, अच्छा फ्यूचर दे पाऊँ। उसके लिए मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे आके मुझे बहुत ही आत्मनिर्भर महसूस हो रहा है कि मैं कुछ कर सकती हूँ अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी, जो वहाँ पे पॉसिबल नहीं था। मैं यहाँ वहाँ पे बाहर जाने से भी डरती थी। आज मैं दिल्ली के किसी भी कोने में आप मुझे अकेले भेजेंगे तो मैं जा सकती हूँ। इतना मेरे अंदर आत्मविश्वास पैदा हो गया है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ लाइफ में और अपने बच्चों के लिए भी। मैं आप सभी बहनों को ये बताना चाहती हूँ कि आप भी आत्मनिर्भर बनें, अपनी अगर पढ़ाई की है तो आगे फ्यूचर में कुछ करें, ताकि आपको अपने हस्बैंड के आगे, किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। अगर पढ़ाई नहीं की है तो वो आगे का फ्यूचर प्लान करे, पढ़ाई करे, ताकि वो अपने बच्चों का भी भविष्य सुधार सके।